Hello, students. Good morning to all of you. आज के हिंदी के लेक्चर में फिर से आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी को याद होगा कि इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने पाठ 21 क्रांतिकारी शेखर का बचपन उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत की थी, थोड़ी सी समझौती प्राप्त की थी। तो हम पहले इससे पहले के लेक्चर में क्या क्या देखा था और क्या क्या समझा था उसे एक बार रिपीट कर लेते हैं कि क्रांतिकारी शेखर का बचपन यानी कि जो शेखर नाम का बालक है उसका बचपन क्रांतिकारी यानी कि क्रांति प्राप्त करने में उनका बचपन कैसे व्यतीत हुआ उसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था तब शेखर भी उसमें बहने लगा था। उन्होंने इस आंदोलन के चलते अपने विदेशी कपड़े उतारकर जला दिए और घर में पड़े देसी कपड़े पहनने लगे थे। उन्होंने बाहर घूमने जाना भी छोड़ दिया था क्योंकि वह देसी कपड़े पहनकर बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि उनके पास इतने सारे देसी कपड़े भी नहीं थे, अच्छे कपड़े नहीं थे कि वह बाहर पहनकर जा सके। कभी कभी वह सब लोगों के साथ अपनी खिड़की पर खड़े होकर नारा लगाने लगते थे, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। एक बार उनका बचपन का यहाँ पर प्रसंग है कि जब घर पे कोई नहीं था तब उन्होंने सबके कमरों से विदेशी कपड़ों को बटोरकर घर की खाली खुली जगह पर सब कपड़े लाकर उस पे मिट्टी का तेल डालकर सारे कपड़े जला दिए। तब उनके पिताजी से उनको डांट भी पड़ी थी। उसके बाद हमने देखा था कि उनके पिता के कहने पर वह पहले से अंग्रेज़ी भाषा सीख रहे थे। उनकी जो आया थी वह भी अंग्रेज़ी थी, ईसाई थी, इसीलिए वह अंग्रेज़ी में बातें करती थी। और उनके जो गुरु थे वह भी एक अमेरिकन मिशनरी थे, तो वह भी पूरे दिन अंग्रेज़ी में बोला करते थे। इसीलिए शेखर के मन में यह एक विदेशी भाषा बन चुकी थी क्योंकि उन्हें जब पता चला कि हमारी मातृभाषा तो हिंदी है तो यह विदेशी भाषा हुई, तो वह उस विदेशी भाषा यानी कि अंग्रेज़ी भाषा को घृणा की नज़रों से देखने लगे और फिर उन्होंने हिंदी को पढ़ना आरंभ कर दिया। हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी। हमने यहाँ तक ही देखा था। आज फिर से पाठ की शुरुआत करते हैं और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा जिसे व्यक्त करने का और कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। देखिए, जो
जब गांधी जी के अंतर्गत असहयोग और स्वदेशी आंदोलन चल रहे थे तो उनके घर के जो लोग थे, परिवार के जो लोग थे, उन्होंने नियंत्रण लगा के रखा था कि जो शेखर है वह कोई भी आंदोलन में भाग नहीं ले सकता। तो उन्होंने ऐसी स्थिति में नाटक लिखना आरंभ कर दिया था कि वो जो राष्ट्र के प्रति उनकी जो अपार श्रद्धा है, उनमें जो क्रांतिकारी है, उन्हें जगाकर उन्होंने राष्ट्र के प्रति एक नाटक लिखना आरंभ कर दिया था। गांधी जी के लिए उनके साथ आंदोलन में जुड़ने के लिए घर में से कोई नहीं माना, तब उन्होंने नाटक के रूप में आंदोलन में जुड़ने का आरंभ किया। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति अभी ताज़ी थी, इसीलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। प्रस्तावना तो ज्यों की त्यों हथिया ली, केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ। एक स्वाधीन लोकतंत्र, भारत का विराट स्वप्न, जिसके राष्ट्रपिता गांधी है और सिद्धि के लिए साधन है। देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि जब उन्होंने नाटक लिखने का प्रारंभ किया तो बीच बीच में कई कठिनाइयाँ हुई। प्रस्तावना तो ज्यों की त्यों हथिया ली, यानी कि जो प्रस्तावना यानी कि कोई भी बात शुरू करनी हो तो उसमें प्रस्तावना लिखनी पड़ती है कि हम क्या लिखना चाहते हैं। तो प्रस्तावना तो उन्होंने कैसे भी करके बांध ली और फिर आगे नाटक का आरंभ हुआ, यानी कि उसके बाद में उन्होंने जो नाटक लिखने का निर्णय किया था उसका आरंभ हुआ। उन्होंने एक स्वाधीन लोकतंत्र, भारत का विराट स्वप्न, जिसके राष्ट्रपिता गांधी है, उसके बारे में नाटक में लिखने की शुरुआत की। और सिद्धि के लिए साधन है अनवरत कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग, और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न। देखिए यहाँ पर इस पैराग्राफ में प्रस्तावना से लेकर उनके नाटक के मुख्य विषय पर और अंत में उन्होंने जो समापन दिया उसके बारे में लिखा है कि उन्होंने प्रस्तावना तो जैसे तैसे करके लिख ली, लेकिन उसके बाद उनका जो विषय था नाटक के लिए वो था भारत का एक विराट स्वप्न और मनुष्य का विदेशी वस्तुओं का परित्याग करना, यानी कि विदेशी वस्तुओं को त्याग कर कर मनुष्य का स्वदेशी बनना। और सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था, यानी कि जब शेखर बचपन में छोटे से बालक थे तब उन्होंने सत्यवादी हरिश्चंद्र ऐसा नाटक देखा था। तो उन्होंने इस नाटक में लिखा है कि जब इंद्रलोक में इस नाटक का आरंभ होता है तो वहाँ से हटकर अंत में आ गया था। अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर
शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न। यानी कि उनके नाटक में अंतिम दृश्य था कि हमारा जो भारत है वह बाधाहीन और स्वाधीन हो जाए, यानी कि बिना कोई रुकावट के वह एक अपना स्थूल आकार यानी कि बड़ा सा मोटा सा आकार प्राप्त कर ले। नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देसी स्याही से उसकी प्रतिलिपि तैयार की और उसे अपनी पुस्तकों के नीचे छिपा कर रख दिया। देखिए यहाँ पर गांधी जी के साथ आंदोलन में जुड़े रहने के लिए जो शेखर ने नाटक लिखा था वह पूरा हो गया। फिर उन्होंने एक सुंदर देसी स्याही से उसकी प्रतिलिपि तैयार की, यानी कि उसकी एक छोटी सी बुक तैयार की और फिर उन्होंने अपनी जो पुस्तकें थी उसके नीचे छिपाकर रख दी। पहले साहित्य की प्रयत्नों की गति उसे अभी याद थी, इसीलिए उसने अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं। देखिए यहाँ पर उन्होंने जो नाटक लिखा था वह एक अमूल्य रत्न की तरह था, इसीलिए उन्होंने इस नाटक के बारे में किसी से भी बात नहीं की थी, सरस्वती को भी नहीं बताया था। फिर और हर समय जब जहाँ वह जाता उसके मन में एक ध्वनि गुंजा करती, मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से उसका निर्माण किया है। स्वाधीन बाधाहीन भारत के इस चित्र का मैंने। देखिए जब उन्होंने यह नाटक लिखकर अपने पुस्तकों के बीच में छिपा दिया था, फिर वह जहाँ भी जाते तो वह अपने आप से ही मन में ऐसी बात करते रहते कि मैं शेखर हूँ, मैंने ही इस नाटक का निर्माण किया है, मैं एक लेखक बन चुका हूँ, लेखक चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से इस नाटक का निर्माण किया है। किस नाटक का? स्वाधीन बाधाहीन भारत के इस चित्र का, यानी कि कोई रुकावट के या फिर बिना किसी रुकावट के और स्वाधीन यानी कि अपने स्वदेशी वस्तुओं पर टिका हुआ भारत, ऐसा चित्र उनके मन में आ रहा है। शेखर के पिता एक दिन के दौरे पर जा रहे थे और शेखर साथ था। बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे, पिता पीछे पीछे। देखिए दौरा, यहाँ पर ये शब्द है, उसका अर्थ होता है किसी भी वस्तु का निरीक्षण करने के लिए जाना। शेखर के पिता किसी वस्तु का निरीक्षण करने के लिए जा रहे थे, तभी शेखर भी उसके साथ था। बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर दोनों पिता और पुत्र टहल रहे थे, शेखर आगे आगे और उनके पिता पीछे। पास से एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? देखिए कोई लड़का शेखर के पास उन्मुख यानी कि उसके सामने खड़ा रहकर बोला,
तुम्हारा नाम क्या है? शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था, सिर पर अंग्रेजी टोपी और उसके स्वर में अहंकार था। शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। देखिए, जब वो लड़का शेखर के सामने आकर खड़ा हो गया, तब शेखर ने उसको सिर से पैर तक देखा और अनुमान लगाया कि वह अंग्रेजी लड़का था। उसने अंग्रेजी टोपी पहने हुई थी और वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था, इसीलिए उसने अंग्रेजी में शेखर का नाम पूछा था। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा। उसने उत्तर नहीं दिया। कुछ इसीलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करते वह झिझकता था। देखो, जब अंग्रेजी में उस लड़के ने प्रश्न पूछा तो जो शेखर था उसे वह बुरा लगा और अपमानजनक भी लगा, इसीलिए उसने उत्तर नहीं दिया। और एक कारण यह भी था कि जब उसके पिता उसके साथ हुआ करते थे तो वह अपनी बात करने से झिझकता था, इसीलिए उसने उस लड़के के सवाल का जवाब नहीं दिया। उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं है। यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं। उसने तनिक और रौब में कहा, माई नेम इज, डू यू गो टू स्कूल? मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते हो? इसका मतलब ऐसा होता है। तो उस लड़के के अहंकार में उन्हें शेखर को ऐसा समझा कि शेखर को अंग्रेजी आती ही नहीं, इसीलिए फिर से उस लड़के ने रोब में आकर कहा, अंग्रेजी में ही कहा कि माई नेम इज और डू यू गो टू स्कूल, यानी कि मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते हो? शेखर के पिता वहां न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता, पर कुछ उत्तर अवश्य देता। उसके मन में यह संदेह उठ भी रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा है। अंग्रेजी उतनी जानता नहीं, पर उससे घृणा से उस लड़के की ओर देखा। उत्तर कोई नहीं आया। देखिए, यहाँ पर जब उस लड़के ने अंग्रेजी में फिर से कहा तो शेखर चाहता तो वह प्रश्न का उत्तर दे सकता था, क्योंकि वह अंग्रेजी जानता था, लेकिन उसे तो अंग्रेजी भाषा से घृणा होने लगी थी। इसीलिए उसने इस बात का तिरस्कार करते हुए उत्तर न देने का फैसला किया। उसके मन में यह भी संदेश उठा था कि उसके मन में यह संदेह भी उठा था कि ये लड़का शायद इतनी अंग्रेजी नहीं जानता है, फिर भी अपना रौब जमाने के लिए अंग्रेजी में सवाल पूछ रहा था। उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। पिता के क्रुद्ध स्वर ने कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, जवाब क्यों नहीं देते? देखिए, जब उस लड़के और शेखर के बीच में जो बात हो रही थी तो उसके पिता उन दोनों की बातें सुन रहे थे, क्योंकि शेखर के पिता को मालूम था कि उसे अंग्रेजी आती है। जब शेखर ने उस अंग्रेजी बालक को
उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो उसके पिता चाहते थे कि जो शेखर है वह अंग्रेजी में उस बालक को जवाब दे। लेकिन जब शेखर ने कोई जवाब नहीं दिया तो क्रुद्ध स्वर में शेखर से कहा कि तुम जवाब क्यों नहीं देते, उत्तर क्यों नहीं देते। ऐसा शेखर के पिता ने शेखर से कहा। शेखर और भी चिढ़ गया और भी चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। देखिए, उसके पिता ने जब अंग्रेजी लड़के के सामने उसे डांट दिया तो शेखर है वह और भी चिढ़ गया और चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया, मुंह टूट गया है। देखिए, पिता शेखर की इस बात से नाराज होकर उसको बुलाया, इधर आओ, और दोनों चलते चलते वेटिंग रूम में गए। फिर वेटिंग रूम में जाने के बाद पिता ने शेखर का कान पकड़कर पूछा कि तुमने उस बालक के सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया, तुम्हारा मुंह टूट गया है। यानी कि शेखर को डांटते हुए उसने कहा कि तुम्हारा मुंह टूट गया है, तुमने उस अंग्रेजी बालक के सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया। तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने की गुस्ताखी करने से बच गया। देखिए, जब शेखर के पिता उसे डांट रहे थे तभी अचानक ट्रेन आ गई और शेखर पिता की डांट से बच गया। यानी कि उसने कुछ उत्तर दिया ही नहीं, वह उत्तर देने से बच गया। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू है, किसी के सामने तो बोल नहीं निकलता। शेखर ने सुन लिया। देखिए, जब वह दोनों निरीक्षण करने जा रहे थे वहाँ से लौटे तो दूसरे दिन पिता ने यानी कि शेखर के पिता ने उनकी माँ से कहा कि अपने बच्चे हमारे लड़के सब बुद्धू है, वह किसी के साथ बात नहीं कर सकते, बोल नहीं निकलता। यानी कि वह किसी के साथ अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते। और जब माँ और पिता दोनों बातें कर रहे थे तो यह सारी बातें शेखर ने सुन ली। तो यहाँ पर जो एक शेखर के बचपन का छोटा सा भाग था वह उनकी एक जीवनी उपन्यास से लिया गया है, पहला भाग है। तो यहाँ पर ये पाठ ऐसे ही समाप्त होता है कि उसके पिता के साथ रेलवे स्टेशन जाने पर किसी अंग्रेजी लड़के ने सवाल पूछा तो शेखर ने उसका जवाब नहीं दिया और पिता नाराज हो गए। ये उसका यानी कि हमारा जो पाठ है उसका अंत था। लेकिन इसके ऊपर तो एक पुस्तक लिखी गई है, लेकिन हमारे पाठ्य पुस्तक में एक छोटा सा अंश लिया गया है, शेखर का बचपन। उसके बचपन पे भी एक पुस्तक लिखी गई है, लेकिन उसमें से छोटा सा अंश हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक में लिया गया है। तो उसका अंत
ऐसे ही यहाँ पर हो गया। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। इस पाठ में भी कई ऐसे शब्द हैं जिसका समानार्थी बहुत ही कठिन है। जो पर्यायी शब्द होते हैं वह बहुत कठिन होते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा दौरा, तो निरीक्षण करने जाना। तो आपको इस पाठ के अंत में जो स्वाध्याय दिया गया है वह होमवर्क में लिखना है। 5 एक एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। उसके बाद 2-3 वाक्य में उत्तर है और सविस्तर उत्तर 4 है। उसके बाद विलोम शब्द लिखिए और 5वां प्रश्न है समानार्थी शब्द लिखिए। उसके बाद मुहावरों को अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इससे पहले के लेक्चर में जो मैंने आप सभी को मुहावरा समझाया था कि मुंह काला होना यानी कि बदनाम होना, तो ये कहावत है। उसका अर्थ लिखकर आपको उसका वाक्य प्रयोग करना है। तो आप सभी को ये होमवर्क में इस पाठ का स्वाध्याय लिखना है। यानी कि यहाँ पर जो प्रश्न चौथा दिया गया है विलोम शब्द, तो विलोम यानी कि विरुद्धार्थी शब्द लिखना है। विलोम का अर्थ होता है विरुद्धार्थी शब्द लिखना। यहाँ पर आपको याद रखना है कि विलोम यानी कि विरुद्धार्थी शब्द लिखना है। सहयोग तो असहयोग। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज का हमारा ये ऑनलाइन लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।